हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रिकल नॉलेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं ट्रांसफार्मर से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन जो हमारे आईटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए दोस्तों, तो हम आज का क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन, अननोन प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में हमेशा कितनी वाइंडिंग होती है दोस्तों? 2 वाइंडिंग होती है। एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग से हम इनपुट सप्लाई देते हैं दोस्तों, और सेकेंडरी वाइंडिंग से लोड होता है, आउटपुट लिया जाता है ट्रांसफार्मर से। तो दोस्तों, इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग में इनपुट सप्लाई देते हैं, तो यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में जब इनपुट सप्लाई देते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होता है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्योंकि यहाँ पे कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड बनना संभव है एमएफ जनरेट होकर, और ये मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल से लिंक करता है। और सप्लाई जो होती है वो क्या होती है दोस्तों? हमारी अल्टरनेटिंग होती है। तो इसका करंट का मान और दिशा चेंज होता रहता है, जिसके कारण इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी, इसकी दिशा चेंज होती है रहती है। फ्लक्स की दिशा भी चेंज होती है। फ्लक्स की दिशा जब चेंज होगी तो वो सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करेगा और सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका ईएमएफ इंड्यूस करा देगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देने पर सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो लग रहा है इंडक्शन प्रिंसिपल लग रहा है, और यहाँ पे जो लग रहा है वो म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल लग रहा है। किसका? म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा क्या दोस्तों? अननोन प्रेरण अर्थात म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे हमारा वर्क करता है कौन? ट्रांसफार्मर। उसके बाद दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ट्रांसफार्मर की कोर को पतली अर्थात लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए, ताम्र हानि अर्थात कॉपर लॉस को कम करने के लिए, भावाधारा हानि अर्थात ईडी करंट को कम करने के लिए, या चुंबकीय संपृक्त मतलब मैग्नेटिक सिचुएशन को रोकने के लिए। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर में कोर को लेमिनेशन क्यों किया जाता है? चलिए दोस्तों, इसको समझते हैं हम। दोस्तों, ट्रांसफार्मर का जैसे हमने कोर बनाया तो कोर पर बाइंडिंग की जाती है। तो जैसे हमने ये कोर बनाया तो कोर को हम क्या कर देते हैं? सिलिकॉन स्टील की सीट, एक सीट, फिर उसके बाद दूसरी सीट, फिर तीसरी सीट, फिर चौथी सीट, और बीच बीच में सभी में क्या होता है? इंसुलेशन भर दिया जाता है। मतलब प्रत्येक सीट को इंसुलेटेड लेमिनेटेड कर देते हैं एक दूसरे से, जिससे कोर का रजिस्टेंस बढ़ जाता है। किसका रजिस्टेंस दोस्तों? कोर का रजिस्टेंस बढ़ जाता है। मतलब एक प्रकार से इंसुलेशन बढ़ जाता है। और जब इसमें वाइंडिंग होती है और वाइंडिंग में जब करंट फ्लो होता है तो जो एडी करंट लीकेज करता है कोर में, इंसुलेशन ज़्यादा होने से एडी करंट जो लीकेज करेगा वो कम करेगा दोस्तों। और जब लीकेज एडी करंट कम होगा तो सीधी सी बात है, जो कोर में हीटिंग होगा एडी करंट के द्वारा वो कम होगा। मतलब कोर में जो लॉस होगा एडी करंट लॉस वो क्या होगा? कम होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि लोड के अनुसार अर्थात नो लोड टू फुल लोड लगभग स्थिर रहती है? लौह हानि, कॉपर हानि, विंडेज हानि, या यांत्रिक हानि? तो दोस्तों, यहाँ पे हम जानते हैं कि जो हमारा आयरन हानि होता है वो कहाँ पे होता है? लोहे के अंदर, मतलब कोर में होता है। और ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका एडी करंट, क्या होता है दोस्तों? एक होता है एडी करंट और दूसरा होता है हिस्टैरिसीस। तो ये कोर पर होता है और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की हानि होती है। तो ये किसी प्रकार से लोड पर डिपेंड नहीं होता है। उसके बाद हमारा जो कॉपर लॉस होता है, ये कॉपर लॉस का फार्मूला जो होता है क्या होता है दोस्तों? कॉपर में रजिस्टेंस होने का लॉस होता है, जो होता है I² × R।
और आई जो होता है करंट होता है वो लोड पर डिपेंड करता है। यदि लोड बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, जिसके कारण कॉपर लॉस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस होता है वो लोड पर डिपेंड करता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर सही होगा। विंडेज लॉस होगा नहीं, मैकेनिकल लॉस होंगे नहीं, कांस्टेंट लॉस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक मतलब प्राइमरी वाइंडिंग को डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। ट्रांसफार्मर समान रूप से कार्य करेगा, प्राथमिक वाइंडिंग जल जाएगी, द्वितीयक वाइंडिंग में बहुत अधिक वोल्टेज उत्पन्न होगी, ट्रांसफार्मर डीसी को एसी में बदल देगा। तो दोस्तों इसमें जो आंसर होगा वो होगा क्या, प्राथमिक वाइंडिंग जल जाएगी। ट्रांसफार्मर में हम यदि एसी की जगह डीसी सप्लाई देंगे, ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई आपका चेंजेबल नहीं होता, अल्टरनेटिंग वो चेंज नहीं होता है। और जब अल्टरनेटिंग चेंज नहीं होगा तो किसी प्रकार से सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा आर्मेचर इंडक्शन के सिद्धांत से। तो यहाँ पे जो फ्लेक्स, यहाँ पे जो आपका सप्लाई होगा वो प्राइमरी वाइंडिंग में तक तो जाएगी, और ज़्यादा टाइम तक यदि सप्लाई देंगे तो उसकी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल सकती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑटो ट्रांसफार्मर का मुख्य लाभ क्या है। इसमें दोहरी वाइंडिंग होती है, इसमें कॉपर की बचत होती है, इसका उपयोग केवल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किया जाता है, यह प्राथमिक द्वितीयक के बीच पूर्ण अलगाव प्रदान करता है। तो दोस्तों जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है, और एक ही वाइंडिंग आपका प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह कार्य करता है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, वाइंडिंग और बाकी जो ट्रांसफार्मर होते हैं क्या होते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे अधिक कॉपर की आवश्यकता होगा, वाइंडिंग जो होता है कॉपर का बनाया जाता है, तो दो वाइंडिंग होगा तो ज़्यादा कॉपर की आवश्यकता होगी। और एक ही वाइंडिंग में प्राइमरी भी काम कर रहा है इधर साइड से और सेकेंडरी भी कर रहा है टेपिंग करके, तो यहाँ पे कम कॉपर वायर की आवश्यकता होगी। तो आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा, बी नंबर। इसमें कॉपर की बचत कम होगी। ले लो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट से क्या ज्ञात किया जाता है। पूर्ण भार कॉपर लॉस, आयरन लॉस, वाइंडिंग का प्रतिरोध विंडेज लॉस, रिसाव मतलब प्रतिघात लीकेज रिएक्टेंस। तो दोस्तों ओपन सर्किट टेस्ट में ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको ओपन रखा जाता है। जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन होती है तो यहाँ पे जो सीरीज में प्राइमरी साइड में मीटर लगा होता है और वोल्ट मीटर लगा होता है, उसमें जो वोल्टेज होता है वो नो वोल्टेज होता है, नो लोड वोल्टेज होता है। तो बहुत, और करंट जो होता है वो नो लोड करंट होता है, बहुत कम करंट होता है। करंट कम रहेगा तो हम कॉपर लॉस मेजर कर ही नहीं सकते हैं। तो इसमें होगा जो आंसर लॉस क्या होगा, सॉरी आयरन लॉस मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है एक ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में बदलता है, डीसी को एसी में बदलता है, डीसी वोल्टेज करंट को डीसी वोल्टेज और करंट को बढ़ाता है घटाता है, एसी वोल्टेज और करंट को घटाता है बढ़ाता है। तो दोस्तों जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। इनपुट साइड को हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं और आउटपुट साइड को सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें जो सप्लाई होती है वो एसी सप्लाई होती है, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट को घटाता है या बढ़ाता है या स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। डीसी में काम नहीं करता है। डीसी को एसी में बदलने वाला जो डिवाइस होता है वो होता है आपका इन्वर्टर, और एसी और डीसी को में बदलने वाला डिवाइस होता है वो है रेक्टिफायर। तो आंसर क्या होगा, डी नंबर। ये एसी वोल्टेज को घटाता है या बढ़ाता है। उसके बाद दोस्तों हमारा 8वें नंबर का क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक वाइंडिंग की संख्या से द्वितीयक वाइंडिंग की संख्या अधिक है तो द्वितीय करंट क्या होगी। प्राथमिक करंट से अधिक, प्राथमिक धारा से कम, प्राथमिक धारा के बराबर या शून्य। तो दोस्तों इसमें क्या बोला गया है कि एक ट्रांसफार्मर के लिए जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग की संख्या मतलब आपका जो एनपी है, प्राइमरी वाइंडिंग की संख्या से द्वितीयक वाइंडिंग की संख्या अधिक है। प्राइमरी वाइंडिंग की संख्या से द्वितीयक वाइंडिंग की संख्या क्या है, अधिक है। मतलब यहाँ पे एनएस क्या है, ज़्यादा है एनपी से। मतलब यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है कौन सा दोस्तों, यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्म्स ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है वो कौन सा है दोस्तों, स्टेप अप है। सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्म ज़्यादा है, स्टेप अप।
और स्टेप अप क्या कर रहा है, वोल्टेज को स्टेप अप करेगा तो सीधी सी बात है करंट को क्या करेगा दोस्तों, स्टेप डाउन करेगा, मतलब करंट कम करेगा। तो प्राथमिक धारा से कम, प्राथमिक धारा से कम, ये वाला आपका बी नंबर आंसर हमारा सही होगा। क्योंकि जो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में यदि सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज बढ़ता है तो करंट क्या हो जाता है, प्राइमरी से कम हो जाता है सेकेंडरी में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 9वें नंबर में। वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन का हिस्सा नहीं है, ब्रीदर, कंजर्वेटर, एक्साइटर, बल्कौज रिले। तो दोस्तों यहाँ पे जो ब्रीदर होता है वो भी ट्रांसफार्मर का भाग है, कंजर्वेटर भी ट्रांसफार्मर का भाग है, बल्कौज रिले भी ट्रांसफार्मर का भाग है। एक्साइटर जो होता है वो ट्रांसफार्मर का भाग नहीं होता, ये जनरेटर का भाग होता है जो एक्साइट करवाने का काम करवाता है। तो यहाँ पे ब्रीदर, कंजर्वेटर, बल्कौज रिले ये सभी आपके जनरेट ट्रांसफार्मर के पार्ट होते हैं, एक्साइटर नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी नंबर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 10वें नंबर का क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर ब्रीदर का क्या कार्य है। ट्रांसफार्मर में बाहरी हवा के प्रवेश करने पर नमी के प्रभाव को रोकना, ट्रांसफार्मर के तेल को ठंडा करना, टैंक के अंदर ऑक्सीजन प्रदान करना, कम लोड के दौरान कॉइल को ठंडा करना। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ब्रीदर का फंक्शन। ब्रीदर जो होता है दोस्तों ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर ये जैसे ट्रांसफार्मर है और ब्रीदर जो होता है वो आपके टैंक से कनेक्ट, ये आपका ट्रांसफार्मर ब्रीदर जो होता है एक प्रकार से ट्रांसफार्मर का वह पार्ट होता है जो ट्रांसफार्मर बाहरी हवा के प्रवेश करने पर नमी के प्रभाव को रोकता, मतलब नमी को अंदर नहीं जाना देता, केवल हवा को अंदर जाने देता, जिससे अंदर मॉइस्चर नहीं जाता और किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होती ट्रांसफार्मर में। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ए नंबर। के बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर में शोर मुख्य रूप से किसके कारण होता है, कूलिंग ऑयल, मैग्नेटिक फ्लक्स, सोलेनॉइडल करंट या उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो शोर कम का कारण होता है वो आपका मैग्नेट मतलब आपका जब मैग्नेट बनता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ट्रांसफार्मर हमिंग साउंड करने लगता है। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें नंबर का, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी तथा सेकेंडरी के बीच कितना प्रतिरोध होता है, 1 ओम, 1 किलो ओम, अनंत या शून्य। तो दोस्तों इस प्रकार से ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग से किसी भी प्रकार से कनेक्ट नहीं है ना, ना इलेक्ट्रिकली कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। मतलब दोनों के बीच में क्या है, अलग अलग है, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, इन्फिनेटिव है। क्या है दोस्तों, रेजिस्टेंस इन्फिनेटिव, मतलब यहाँ पे जो होगा आंसर सी होगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, ऑटो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी तथा सेकेंडरी के बीच कपलिंग कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली, मैकेनिकली, इलेक्ट्रिकली के साथ साथ मैग्नेटिकली या मैकेनिक। तो दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है और यही वाइंडिंग इधर से इनपुट का काम करता है और ये यहाँ से आउटपुट का काम करता है दोस्तों। तो ये यहाँ पे टेपिंग हो जाती है, प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, टेपिंग हो जाती है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर, ये इलेक्ट्रिकली कनेक्ट तो ही है, साथ साथ मैकेनिकली कनेक्ट भी है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा क्या होगा दोस्तों, सी नंबर। मतलब ये मैग्नेटिक कपल्ड भी है और इलेक्ट्रिकली कपल्ड भी है। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा 14वें नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट परीक्षण के दौरान, शॉर्ट सर्किट परीक्षण मतलब शॉर्ट सर्किट परीक्षण के दौरान लो हानि नग्न माना जाता है क्योंकि सेकेंडरी साइड की धारा नग्न होती है, प्राइमरी पर आरोपित वोल्टेज निम्न होता है, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज परिवर्तन नहीं होता है, फुल लोड पर धारा ट्रांसफार्मर आपूर्ति नहीं रहती, फुल भार धारा करंट को आपूर्ति नहीं रहती। तो दोस्तों शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया जाता है और प्राइमरी वाइंडिंग में करंट आपका शॉर्ट सर्किट होता है, वोल्टेज भी होता है और यहाँ पे एक वाट मीटर होता है। तो दोस्तों जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है शॉर्ट होती है और शॉर्ट होने का प्राइमरी से बहुत ज़्यादा करंट खींचती है, जिससे शॉर्ट सर्किट से करंट बहुत ज़्यादा खींचती है, जिससे हम कॉपर लॉस मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग हानि को वहाँ पे हमको नग्न मान लिया जाता है क्योंकि जो करंट होता है वो 2 से 3% ही हो पाता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे जो बोलेंगे वो हो जाएगा
कि शॉर्ट सर्किट परीक्षण के दौरान लौह हानि को नगण्य माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत का ज़्यादा करंट करंट बहुत ज़्यादा होता है। वोल्टेज का मान क्या हो जाता है, बहुत कम होता है। मतलब प्राइमरी पर आधारित आरोपित वोल्टेज का मान बहुत कम हो जाता है, क्योंकि करंट बहुत ज़्यादा होता है इसलिए। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें नंबर का, वो है निम्न में से कौन सा सम्मिलित मिसमैच है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो बोला गया है कि निम्न से, यहाँ पे स्टेप अप में क्या होता है दोस्तों, जो के की वैल्यू होती है, ट्रांसफार्मर रेशियो होता है के, वो होता है आपका NS/NP। क्या होता है? NS/NP होता है। अब दोस्तों स्टेप ट्रांसफार्मर में क्या होगा, जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगा, NP क्या है हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, NS क्या है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे NP जो होगा उसमें कम टर्म्स होंगे और सेकेंडरी में आपके ज़्यादा टर्म्स होंगे। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से ज़्यादा हो जाएगी स्टेप अप में। स्टेप डाउन में भी वही सेम है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देखेंगे तो यहाँ पे NP जो होगी वो NS से क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन। देखो दोस्तों अब इसको हम एक बार क्लियर कर लेते हैं अच्छे से क्वेश्चन को। देखो निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित मिसमैच है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर पहले बोला दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, तो यहाँ पे हम पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना लेते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा, पहले हम ये के की वैल्यू, ट्रांसफार्मर रेशियो का फार्मूला क्या होता है, के बराबर होता है दोस्तों, यहाँ पे के इक्वल टू होता है NS/NP होता है, मतलब सेकेंडरी का टर्म्स बटे प्राइमरी का टर्म्स। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा, जो सेकेंडरी टर्म्स होंगे वो प्राइमरी टर्म्स से क्या होगा, ज़्यादा होंगे। मतलब NS की वैल्यू ज़्यादा होगी NP से, तो मान कितना आएगा, जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। मतलब क्या होगा, ये के का मान जो होगा 1 से हमेशा अधिक आएगा, किसमें, स्टेप अप में। तो ये सही ऑप्शन है। फिर दूसरे ऑप्शन में चलते हैं स्टेप डाउन में। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पे जो सेकेंडरी टर्म्स है वो कम हो जाएंगे और प्राइमरी टर्म्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। मतलब यहाँ पे NP इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, NS। तो जो के का मान है क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे NS/NP होता है, तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है, यहाँ पे NP हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो के की वैल्यू हमेशा क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो के की वैल्यू हमेशा जो आएगा वो 1 के से क्या होगा, आपका छोटा होगा। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा। आइसोलेशन में दोनों अलग अलग होते हैं, तो ये भी के का मान अलग अलग हो जाएगा, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो सम्मिलित है वो तीनों है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। केवल जो सम्मिलित नहीं है वो है आपका इनमें से कोई नहीं। मतलब आपका ये भी सही दे रहा है, ये भी सही दे रहा है रिलेशन, ये भी सही दे रहा है रिलेशन, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 15 क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के किए जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यदि वीडियो पसंद आया हुआ दोस्तों तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपके लिए नोटिफिकेशन में प्राप्त हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़ें। ओके, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।